92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी नीली कालीन पार्ट 1। बहुत खूब अब्दुल, इस बार का माल बहुत अच्छा है। मैं सारा माल खरीद रही हूँ। रजाइयाँ तो हो गई लेकिन कालीन तो एक भी नहीं दिखा, उनका क्या हुआ? हेमा मैम ने राजस्थानी रजाइयों के ढेर पे हाथ फेरते हुए कहा। मैम, इस बार कालीन नहीं है, धागा बहुत महंगा था सो बेडिनियों ने बनाए नहीं। इक्का दुक्का लोगों के पास हैं पर बहुत महंगे दे रहे हैं। फिर भी तुम माल देखने के लिए मंगा तो लो, दाम हम ठहरा लेंगे, हेमा मैम ने कड़क अंदाज में कहा। पिछले 35 सालों से इस धंधे की महारानी हैं वो। मिजाज से बहुत कड़क और सख्त हेमा को सब लोग मेम साहब कह के ही बुलाते थे। अभी रजाइयों वाले अब्दुल से बातचीत खत्म नहीं हो पाई थी कि विक्रम सिंह अंदर आ गया। घड़ी खम्मा मैम साहब, घड़ी खम्मा, आ गए तुम? बस इस हफ्ते निकलना है। जी मैम साहब, उस नौजवान ने जमीन पे बैठते हुए कहा। उम्र यही कोई 25-26 के आसपास। गेहुआ रंग, कानों में एक सुनहरी बाली, सफेद कुर्तेनुमा अल्फी और धोती, सर पे रंगीन पगड़ी। किसी फिल्म का किरदार लग रहा था विक्रम सिंह। विक्रम को मेम साहब के साथ काम करते हुए कई साल बीत गए थे। यहां वो अपने पिताजी के साथ आया था। पिताजी गुजर गए, विक्रम यहीं रह गया और रह गया कभी न खत्म होने वाला सफर। मेम साहब ने अब्दुल को कुछ रुपए दिए और विक्रम की तरफ नजर डालते हुए कहा, जो कुछ भी काम हो निपटा लो, बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले ही बता दे रही हूँ। अगले शनिवार तक और लोग भी आ जाएंगे तो तुम शनिवार को आना, ठीक है? इतना कह के मेम साहब ने विक्रम को 1000 रुपए दे दिए। विक्रम ने झुक के नमस्कार किया और वहां से चला आया। अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ है उसको काम से लौटे और अगला सफर उसको फिर वापस लेने भी आ गया था। जैसलमेर से उसका गांव किशनगढ़ काफी दूर था और उससे दूर, बहुत दूर थी दिल्ली। वहां जहां उसको अपने साथियों के साथ जाना था मेम साहब का सामान बेचने। जब रजाइयों और कालीनों का सीजन नहीं होता तो मेम साहब उसको गोदाम पे लगा देती। उनका मानना था कि नौकरों को खाली नहीं रखना चाहिए। सोचते सोचते बस स्टैंड आ गया। शोर शराबे से लबरेज ये जगह अच्छी लगती थी उसे, अपने घर से जो मिला देती थी। थोड़ी देर में राजस्थान परिवहन की बस अपने पीछे एक धूल का गुबार लिए चली आई, पर यह गुबार उसके मन के गुबार से छोटा था। कमली से क्या कहेगा? फिर से जा रहा है, वो कहेगी मैं भी साथ चलूंगी। क्या करोगी वहां सड़ के? वो कहेगी यहां भी तो सड़ी रही हूं। अपनी पत्नी कमली से होने वाले सवाल जवाब की रिहर्सल उसके मन में चल रही थी। क्या समझा भी पाएगा उसको कि शहर में जीना कितना कठिन है और अनपढ़ लोगों के लिए तो और भी मुश्किल है। उसको कैसे समझाएगा कि शहर उस जैसे भोले भालों के लिए नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि विक्रम शहर में जाके राजस्थानी रजाइयां और कालीन बेचा करता था मेम साहब के लिए। अपनी आधी जवानी गुजार दी थी उसने इसी काम में। शहर की मुश्किलों से नाखबर अपनी पत्नी कमली से मिलने जा रहा था वो, लेकिन सोच में था कि कैसे बता पाएगा कि उसको 4 दिनों बाद ही फिर से सफर के लिए निकलना है। अब आगे बस में जगह नहीं थी सो विक्रम को बस की छत पे बैठना पड़ा। बस स्टैंड से आने वाला शोर दूर होता जा रहा था और बस रेगिस्तान की कच्ची पक्की सड़क पे सांप जैसी एक लकीर बनाते हुए उसको लिए चली जा रही थी अपनी कमली के पास। वहां जहां उसको कोई देर तक सोने से नहीं जगाता, वहां जहां ज्यादा रोटी खा लेने पर भी उसको अपनी जेब नहीं देखनी पड़ती, वहां जहां शोर सूरज के साथ ही डूब जाता है। शोर को डूबे हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी और हल्की ठंड की सिहरन से विक्रम को झुरझुरी आ गई। उसने अपने बैग से एक गर्म लोई निकाली और अपने बदन पे लपेट ली। इस वक्त उसे वो खूबसूरत रजाइयां याद आ गईं जिन्हें वो बेचा करता था
जिनके स्पर्श का एहसास उसकी हथेलियों तक सिमट कर रह गया था। शरीर पर तो उन रजाइयों की गर्माहट अब बस ख्वाब ही थी, पर लोई की थोड़ी सी गर्माहट से विक्रम की आंख लग गई। चलो चलो, सब बस खाली करो। झंडा सिंह, एक एक की तलाशी लो। आर्मी के जवानों की आवाज थी, जिससे विक्रम की आंख खुल गई। विक्रम समझ गया था कि उसका गांव किशनगढ़ थोड़ी ही दूर पे है। पाकिस्तान की सीमा से लगे हर गांव में कई कई चेकपोस्ट पड़ते थे। आधा घंटे तक चली खोजबीन में लोगों के पास कुछ नहीं निकला। एक लावारिस टिफिन बॉक्स, जिसको आर्मी के जवानों ने बड़ी शंका और डर से खोला था, उसमें एक रोटी और प्याज के टुकड़े जरूर मिल गए। बस फिर चल दी। अगला स्टॉप किशनगढ़ था। बस से उतरते ही विक्रम सिंह के पैर रेत में धंस गए, ठंडी रेत, और वो रेत को उड़ाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। कितनी अजीब तासीर है रेत में कि दिन में गुस्से सी गर्म रहती है और रात में राख सी ठंडी। कच्ची दीवारों से घिरा आंगन और बीच में बना कमरा चांद की रोशनी से चमक रहे थे। दीवारों पे बनी हाथ की कलाकृतियां जुगनुओं से चमक रही थीं। खामोशी इतनी थी कि दरवाजे पे लगी लोहे की कुंडी की हल्की सी आवाज भी किसी को जगाने को काफी थी। कमली एक ही बार में उठ गई। उसने दरवाजे के बाहर से ही पूछा, कौन है? मैं हूं। दरवाजा खुल गया। कमली के चेहरे पे ठंडे रेगिस्तान सी मुस्कुराहट की एक रेखा उभरी और वहीं रुक गई। उसने विक्रम के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम ने मटके के पास जाके हाथ पैर धोए। अब तक कमली ने चूल्हा सुलगा लिया था। इस बार बहुत टाइम लग गया। हाँ, बहुत दूर निकल गया था सामान बेचने। गर्म रोटी और अचार ही था। एक निवाला मुंह में रखते ही विक्रम ने कहा, कमली, बस तेरी रोटियां नहीं मिलती पूरी दुनिया में। कमली मुस्कुरा दी। कुछ भी तो नहीं था उन रोटियों में खास, न घी न मक्खन, बस आटे की रोटियां। स्वाद प्यार से भी तो आता है। सिर्फ रोटियों की याद आई तुमको? कमली ने तुनक के पूछा। हाँ, रोटियों की तो सिर्फ याद आई, तेरी याद में आंसू भी आ गए पगली। तो ले क्यों नहीं जाता अपने साथ? बस इस सवाल का ही तो सामना नहीं करना चाहता था विक्रम। वो चुपचाप रोटी खाता रहा और कमली अपने सवाल के जवाब में बैठी रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि बस की छत पे सफर तय करके जब विक्रम अपने गांव, अपने घर पहुंचा तो बहुत सुकून मिला उसको। अपनी पत्नी कमली के हाथों की रोटियां खाके तो जैसे उसने 7 पकवान अपने मुंह में रख लिए थे। लेकिन जब कमली ने उससे पूछा कि क्या उसको वो अपने साथ ले चलेगा इस बार, तो विक्रम चुप हो गया था। अब आगे। विक्रम ने कमली के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खाना खाता रहा। कमली से शादी हुए अभी 2 साल ही तो हुए थे उसको, लेकिन उसके साथ ठीक से 2 महीने भी नहीं गुजारे होंगे विक्रम ने। जब पिताजी थे तो यही कहा करते थे, बस इस साल तक कुछ न कुछ पैसा हाथ आ जाएगा तो कुछ जानवर ले लूंगा। अपना है ही कौन, एक ही तो बेटा है, उतने से गुजारा हो जाएगा। घूमते घूमते जी भर गया। विक्रम बच्चे से बड़ा हो गया और पिताजी यही बात दोहराते रहे। ना तो वो जानवर खरीद पाए और ना ही बुढ़ापा अपनी जमीन पे गुजार पाए। उनको सबसे ज्यादा ठेस उस सूखे ने पहुंचाई थी जिसमें मां नहीं रही। अपने इकलौते बच्चे को किसके सहारे छोड़ देते? न पीने को पानी और न मां का साया। घर ऐसा ही छोड़ विक्रम को अपने साथ ले गए शहर में सामान बेचने। बस तभी से छल्ला विक्रम के पैरों में भी पड़ गया। कमली से शादी पिताजी ने अपनी आंखों के सामने करा दी थी। कम से कम विक्रम अपने वतन, अपने गांव तो आता रहेगा। उस वक्त तो विक्रम को समझ नहीं आता था कि पिताजी हमेशा घर की तरफ क्यों भागते हैं। पर जब जिम्मेदारियों की पगड़ी उसने बांधी तो पता चला कि चैन का सही मतलब होता क्या है। आजादी से भी बड़ी चीज है क्या कोई? पैसों का क्या है, जितना कमाओ उतना कम पड़ता है। पिताजी की तरह वो भी सोचने लगा था कि बस इस साल तक कुछ पैसे हो जाएं तो कुछ जानवर खरीद ले। कमली को कैसे समझाए कि तुझे साथ ले जाए भी तो कैसे? भोले लोगों की जगह नहीं है वो, और क्या रह पाएगी तू बंद कमरों की उस घुटन में जहां पैर सीधे करने में भी दिक्कत होती है? वो धंधा करेगा या कमली की रखवाली? चुप रहना ही इसका सबसे अच्छा इलाज है, सो वही कर रहा था वो। कब तक ठहरोगे?
कमली ने विक्रम के सीने पर सर रखते हुए कहा। 4-5 दिन। कमली एक झटके के साथ उठ बैठी। विक्रम ने अपने भी सर के नीचे अपने हाथों की टेक लगा ली थी। बोला, तू परेशान क्यों होती है? जल्दी वापस आऊंगा। मेरा बैग उठा। कमली जानती थी कि इस बैग में उसके लिए कुछ न कुछ होगा। उसने इतराते हुए कपड़े का बैग जो मिट्टी के फर्श पे कोने में रखा था उसे उठा के विक्रम को दे दिया। विक्रम ने बैग खोला और उसमें से एक पोटली निकाली, लाल रंग की। उसमें प्लास्टिक के कुछ चमकीले हेयर क्लिप थे, एक लिपस्टिक जिसको कमली ने खोल के बड़े प्यार से देखा, और साज श्रृंगार का कुछ सामान। बेहद मामूली ये चीजें कितनी अनमोल लग रही थी कमली को। उसने लालटेन की रोशनी में ही वो रंगीन हेयर क्लिप लगा के शीशा हाथ में उठा के देखा, फिर लिपस्टिक लगाई। कितना आसान होता है अपनी नाराज पत्नी को मनाना। अभी अभी गुस्साई कमली बच्चों की तरह इटला रही थी और उसको देख के विक्रम अपने सारे दुख भूल गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि विक्रम अपनी पत्नी को बताना नहीं चाहता था कि बड़ी मुश्किल है उसके साथ शहर में रहना। शहर के जिन बंद कमरों में रहता है वहां कैसे रहेगी वो, और अगर रह भी गई तो विक्रम धंधा करेगा या उसकी रखवाली। उसने कमली को कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बैग से अपनी पत्नी के लिए लाया गया तोहफा, साज श्रृंगार का कुछ सामान उसको दे दिया। वो बहल गई। अब आगे। अगले दिन सूरज जब एकदम सर पे चढ़ाया तो विक्रम की आंख खुली। उसने बाहर आंगन में देखा, कमली नहीं थी। आंगन के कोने में पेड़ के नीचे रखे मटके उसको नहीं दिखे तो वो समझ गया कि पानी भरने गई होगी। यहां पानी भी एक अलग जंग है। आंगन से बाहर आके विक्रम ने एक नजर बाहर फैले रेगिस्तान पे डाली। कभी न खत्म होने वाला वो बीहड़। उसकी जिंदगी भी तो ऐसे किसी बीहड़ जैसी हो गई थी। इसको पार कर पाना कितना मुश्किल है। तभी रेत के उन टीलों के बीच उसको कुछ उगता सा दिखा, जैसे कोई पौधा हो। लेकिन वो पौधा नहीं, मटकों की मीनार थी जो बड़े मजे से कमली के सर की सवारी करते हुए चले आ रहे थे। विक्रम ने आगे बढ़ के कमली के हाथ से 2 मटके ले लिए। बहुत देर लगा दी। तू तो तड़के निकल गई थी ना? हाँ, बॉर्डर पार से लाई हूं। अपना तालाब तो सूख गया। अरे हाँ, महीना होने को है। विक्रम का चेहरा थोड़ा सा सूख गया। चलते चलते उसने पूछा, बॉर्डर पार मत जाया कर, मारी जाएगी। ना गई तो भी तो मारी जाऊंगी। पानी तो वहीं है। किसी ने देखा तो नहीं? देखा क्यों नहीं? एक घड़ा पानी उस फौजी को दे देती हूं, वो मना नहीं करता। घर आ गया था। विक्रम ने सारे मटके उतरवा के ठीक से रखे और एक नजर कमली पे डाली। उसका पूरा बदन पानी और पसीने से भीग गया था। कुछ अलग लग रही थी कमली। उसने वो सारा सामान पहन रखा था जो कल रात विक्रम उसके लिए लाया था। खाना खाने के बाद विक्रम ने कमली के हाथ में 1000 रुपए देते हुए कहा, ये ले ले। कमली ने रुपए बिना गिने ही अपनी चोली में छुपा लिए और बोली, मुझे ले चलो ना, तुम्हारी मदद ही करूंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है पगली, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगा। कमली ने फिर उससे जाने की जिद नहीं की। शाम को जब विक्रम कुछ हिसाब किताब में उलझा हुआ था तो अचानक उसका ध्यान किसी जानी पहचानी आवाज से टूटा। चम 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 के चूंदड़ी बंजारा रे, थोड़ों से मेरे संग ना चले बंजारा रे। मनिहार गायकों की आवाज थी जो न जाने कब से सुबह शाम इस सहरा में अपनी खूबसूरत आवाज बिखेरते आ रहे हैं। विक्रम को बचपन याद आ गया कि कैसे वो दौड़ लगा के चला जाता था इन रेत के टीलों को पार करता हुआ मनिहारों का गाना सुनने। गया तो वो आज भी था, लेकिन उसके पैर रेत के टीलों को बहुत तेजी से पार नहीं कर पा रहे थे। विक्रम ने पास पहुंच के देखा, कुछ जाने पहचाने चेहरे थे। खम्मा गणी बाबा, गड़ी खम्मा। कौन? विक्कू बाबा, कैसे हैं आप? जीवन चल रहा है बेटा, आज गाने निकल आया, फिर न जाने कब आना हो। क्यों? क्यों क्या बेटा, गांव में अब बचा ही कौन है, सब तो जा चुके हैं। सूखा पड़ेगा इस बार भी। हाँ, पुराना तालाब भी सूख गया, कमली बता रही थी। विक्रम ने रेत पे हाथ फेरते हुए कहा। उसकी उंगलियां छप गईं रेत पर। कितना ही सूखा पड़ जाए, ये रेगिस्तान हमेशा जिंदा रहा है, पर जब से सरहद बन गई ना तो जिंदगी भी बन गई। नहीं तो चले जाते उस पार,
बाबा ने पाकिस्तान बॉर्डर की ओर इशारा करते हुए कहा। बाबा की बातें सुन के विक्रम का मन घबरा गया। लौटते वक्त उसके कदम बड़े तालाब की ओर मुड़ गए। चटियल जमीन के अलावा वहां कुछ नहीं था। बची हुई नमी को तालाब खुद ही पी रहा था। उसे कमली पे बहुत तरस आया और अपने आप पे गुस्सा। वो इस पानी की तरह उसको छोड़ के चला जाएगा बिना ये परवाह किए कि उसका क्या होगा। नहीं, पर करे भी तो क्या। अजीब कश्मकश में था वो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि 4 दिन के लिए विक्रम अपनी पत्नी कमली से मिलने आया है। बेहद तकलीफ से वो देख रहा है कि कैसे उसकी पत्नी को पास के तालाब के सूख जाने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर के पार किसी तालाब से रोज पानी लाना पड़ता है। अपने आप से नाराज है क्योंकि वो भी उसको छोड़ के शहर चला गया था। अब आगे। घर वापस लौटते वक्त अंधेरा हो गया था। विक्रम को उस भयानक सूखे की याद आ गई जिसने उससे उसकी मां छीन ली थी। तो क्या कमली भी? नहीं। दौड़ते हुए जलती सर्च लाइट जब रेत पे पड़ती थी, बिजली सी चमकती जाती थी और दिख जाती थी वो तारों की लाइन जिसको बॉर्डर कहते हैं। अकेली उस रेगिस्तान में जिंदा सुलगते तार की तरह जिसने पानी तक को तकसीम कर दिया था। उसको लगा बस अभी अभी कमली पानी लेके इन तारों से गुजरी हो और गोली की तेज आवाज से उसका सीना छलनी हो गया हो। मटके बिखर के यहां वहां गिर गए हों और उनसे रिश्ते पानी से उन तारों ने अपनी प्यास बुझा ली हो। ऐसा कितनी बार तो सुन चुका है वो। उसकी चाल तेज हो गई। वो रेत के टीले जिनकी चढ़ाई मुश्किल लग रही थी अब जरा जरा से ढेरों जैसे लगने लगे। उन्हें पार करके जब वो घर पहुंचा तो कमली आंगन में बैठ के कोई गीत गुनगुना रही थी। विक्रम कमली के पास पहुंचा और बोला, तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता, अपना सामान बांध ले, मेरे साथ चलेगी तू। कमली बस देखती रह गई। उसके चेहरे पे आई मुस्कान से बॉर्डर का वो सुलगता तार छोटा लग रहा था। कुछ कपड़े, कुछ बर्तन टीन के एक ट्रंक में समा गए। अगली सुबह दोनों बस में थे और बस उनको दूर लिए चली जा रही थी, और दूर, अगले सफर पर जाने के लिए। तुम जल्दी आ गए? मैं तो शनिवार को आने को कहा था। और ये साथ में कौन है? हेमा मैम ने कमली पे एक नजर डालते हुए कहा। कमली है जी, मेरी घरवाली। सूखा पड़ा है सो इसे भी साथ ले जाऊंगा इस बार। हेमा मैम की आंखों में एक चमक आ गई। ठीक है, पर मैं अलग को इंतजाम नहीं कर पाऊंगी। रह लेगी है? कम से कम मरेगी तो नहीं। मैम विक्रम को देखती रह गई, फिर बोली, तो ठीक है, जाके गोदाम में आराम करो, शनिवार को सब साथ में निकलेंगे। दिल्ली जाना है इस बार। विक्रम सर हिलाते हुए वहां से चला गया। गोदाम में एक से एक खूबसूरत रजाइयों के ढेर लगे हुए थे। कमली ने एक रजाई को अपने हाथों में लेके कहा, तुम ये बेचते हो? कितनी सुंदर है। हाँ, अब जाके नहा धो ले, विक्रम ने जवाब दिया। कमली उन रजाइयों की तस्वीर अपनी आंखों में बसाए बाथरूम में चली गई। नल घुमाते ही पानी की धारा बह गई नीचे। उसने जल्दी से बाल्टी उसके नीचे खिसका दी। इतना पानी, जितना चाहो उतना पानी। कितना अच्छा है ये छोटा सा लोहे का नल। उसके तालाब से कितना अच्छा। खूब नहाई थी वो, तन से भी और मन से भी। अपने विक्रम के साथ रहने का एहसास उसको बार बार छू के जा रहा था। शनिवार भी आ गया। सामान बेचने वाले और मजदूर भी आ गए, अपनी अपनी पारंपरिक ड्रेस में। मेम साहब का फरमान था कि इन पारंपरिक कपड़ों के अलावा कोई कुछ और नहीं पहनेगा, खास तौर से तब जब वो सामान बेचने निकले। एक बार जब अब्दुल ने मेम साहब से पूछा था कि आपको मजदूर तो वहाँ शहरों में भी मिल सकते हैं, फिर आप ये लोकल लोगों को ही क्यों ले जाती हैं? और ये देसी कपड़े, मतलब रुकने रुकाने का खर्चा नहीं बढ़ जाता? अरे अब्दुल, ये भी बिजनेस का एक दांव है। शहरों में मजदूर इतने सस्ते नहीं मिलते। दूसरा, इनके पारंपरिक कपड़े से ही मार्केटिंग होती है कि जो ये माल बेच रहे हैं वो असली है, वरना शहरों के शोरूमों में क्या राजस्थानी सामान नहीं मिलता? अब्दुल बस सोचता ही रह गया। कमली के पास तो पारंपरिक कपड़ों के अलावा कुछ था ही नहीं। काला लाल घाघरा, काली चुनरी और लाल चोली पे कांच के चमकदार टुकड़ों की टकाई। इसलिए मेम साहब ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके कपड़ों की तारीफ ही की थी। बहुत सुंदर दिख रही हो कमली इन कपड़ों में। हमारे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं मेम साहब, मैं दूसरे कपड़े पहनूं कौन ही?
मेम साहब सिर्फ मुस्कुरा दी। सब लोग अपने सफर को तैयार थे और विक्रम कमली के साथ कुछ शंकाएं भी इस सफर में अपने साथ ले जा रहा था, आने वाले कल से जुड़ी शंकाएं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सूखे के ख्याल से घबराया विक्रम सीधे कमली के पास पहुंचा और कहा कि वो उसके साथ शहर चलेगी। अगली सुबह जब दोनों मेम साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि कमली का कोई अलग से इंतजाम नहीं कर सकती। तमाम शंकाओं के साथ विक्रम और कमली दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब आगे। एक रात एक दिन का सफर तय करके ये झुंड दिल्ली पहुंच गया। रेलवे स्टेशन को देख के कमली की आंखें चौंधिया गईं। ऑटो में बैठी कमली को शहर किसी मायावी दुनिया से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन जल्द ही वो चौड़ी सड़कें संकरे रास्तों में बदल गईं। खूबसूरत कोठियों की जगह जर्जर इमारतों ने ले ली। ऑटो रुक गया था, गलियों में नहीं जा सकता था ना। शहर की दूसरी तस्वीर कमली के सामने थी। गरीबों के हिस्से में ऐसा ही शहर आता है। एक छोटे मकान में कम से कम 15 लोग थे। मैम ने तो कोई इंतजाम अलग से किया नहीं था, लेकिन गांव से आए उन लोगों में इतनी सलाहियत तो थी ही। विक्रम और कमली को स्टोर रूम में अलग जगह मिल गई। अगले दिन मैम भी आ गई। सबको अपने अपने हिस्से का माल दिया और बोली, इस सीजन में कम से कम हर आदमी को 50 से 100 के बीच का टारगेट तो रखना ही होगा। और हाँ, कालीन कम है, कीमत थोड़ा ज़्यादा रहेगी इस बार। तुम लोग निकलो, मैं चेक करने आऊँगी बीच में। मेम साहब के भाषण को सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गिनती की रजाइयाँ, दरियाँ और कालीन बांटने के बाद मेम साहब ने विक्रम से कहा, सुन, ये नीली कालीन सबसे महंगी है, ये तुझे दे रही हूँ। सही दाम में बेच पाया तो अच्छा कमीशन दूंगी। विक्रम ने वो कालीन अपने हाथों में ले लिया। खोल के देखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने गहरे नीले रंग के आसमान को उसकी आंखों के सामने रख दिया हो। सफ़ेद बगुले, रंगीन फूल, बहुत खूबसूरत थी ये नीली कालीन। उसने एक पल को सोचा कि कोई इतनी खूबसूरत चीज़ पे पैर कैसे रख सकता है। सबके जाने के बाद विक्रम ने कमली को कुछ समझाया और खाने पीने का थोड़ा सामान दे के चला गया। तुम क्या खाओगे? खाना? नहीं, मेरा मतलब है, रुक जाओ, मैं बना देती हूँ। नहीं, कल से बना लेना, और कहीं निकलना मत। विक्रम गठरी उठा के चल दिया। विक्रम दिन भर बाहर भटकता रहा और कमली कमरे में बैठी रही। बैल्कनी से झांकने पर भी उसको मुट्ठी भर आसमान नहीं दिखाई दिया। आज पहली बार उसने विक्रम की जिद को समझा था कि क्यों वो कमली को नहीं लाना चाहता था। कितने साल उसने ऐसे ही गुजार दिए। उसकी आंखें भर आईं। अपने घर की खुली हवा उसको बहुत याद आ रही थी। उठकर उसने रसोई संभाली। 2 आदमियों का खाना जल्दी बन गया। किसी भी तरह दिन कटा। विक्रम जब लौट के आया तो उसका चेहरा रुआंसा था। कमली को सामने देख के उसके आंसू निकल आए। कमली, वो नीली कालीन क्या हुआ? सामान बेचते वक्त किसी ने चुरा ली। मेम साहब आई थी धंधा देखने के लिए, बस वहीं नजर चूक गई और किसी ने कालीन उड़ा ली। विक्रम की आंखों से आंसू गिरने लगे। कमली भी रोने लगी। वो दोनों कर भी क्या सकते थे? मैम को खबर लगती तो शायद वो नौकरी से निकाल देती। उसने कमली से कहा, वो 1000 रुपए है ना तेरे पास? कमली ने निकाल के दे दिए। कम से कम 7-8 हज़ार रुपए का होगा। पैसा तो जुगाड़ना होगा। आंसुओं से रोते हुए विक्रम बच्चों की तरह कमली की बाहों में सिमट गया। अगली सुबह कमली ने जल्दी से खाना बना लिया। विक्रम जब सो के उठा तो कमली अपनी एक गठरी उठाए उसके सामने खड़ी थी। मैं भी साथ चलूंगी। कितना तेज था उसके चेहरे पर। विश्वास की एक रेखा उभर आई थी उसके माथे पर। विक्रम ने मना नहीं किया। आज उसको कमली को देख के बहुत हिम्मत आ गई थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही कमली है जिसको वो साथ नहीं लाना चाहता था, जिसको वो इतना कमजोर समझता था। वो तो भूल ही गया था कि रेगिस्तान के सामने खड़े होने वाले तूफानों से नहीं डरा करते। दोनों साथ साथ सड़कों पे निकल पड़े। विक्रम को देख के कमली भी साथ में आवाज लगा रही थी, रजाइयां ले लो, कालीन ले लो, राजस्थान से आई हूं, गरम रजाइयां लाई हूं। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। कल इसका दूसरा पन्ना पढ़ूंगा, कहानी नीली कालीन पार्ट 2 में।